नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है वीयूएफ स्टूडियो में। और आज हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं मनोज शर्मा जी, गढ़वाल सभा के को कन्वीनर हैं, जो एडॉक कमेटी है। और सबसे बड़ा सवाल, पूरे पूरे फरीदाबाद की निगाह जो है इस समय गढ़वाल सभा के चुनाव पर लगी है। 18,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, इसलिए पूरे फरीदाबाद से लगभग हर इलाके से लोग इस चुनाव की ओर देख रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे बड़ी बात है, गढ़वाल सभा के जो 6 या 7 स्कूल चलते हैं, उन स्कूल्स का जो पूरा स्टाफ है, टीचर्स हैं, कितने कितने लोग काम करते हैं? 350 के करीब है भाई साहब। 350 टीचर्स की, कर्मचारियों की सैलरी लटकी पड़ी है, अभी तक मिल नहीं पाई है। त्योहारी सीजन है और ऐसे में कैसे वो अपना गुजर बसर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी मनोज जी। भाई साहब, बहुत बड़ी परेशानी की घड़ी है। हम भी स्टाफ वालों के लिए दुखी हैं, पर ये भी ना एक पॉलिटिकल मैटर की तरह उलझ गया है और खामा स्टाफ मेंबरों को इसमें पार्टी बनाया जा रहा है, जबकि उन बेचारों को कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। 4 अगस्त को, जैसे मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में बताया था कि 10-15 लोग डीआर ऑफिस में जा करके 4 अगस्त को एक रिलीविंग का लेटर इशू करवाते हैं एडॉक कमेटी का, जिसमें कि मनोज शर्मा, नरेंद्र डंगवाल और जयपाल जी। ये लेटर इशू होता है शाम को 7:30 बजे। तो जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लग रही है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो सैलरी बढ़ाने का डिसीजन अप्रैल मंथ में लिया था और जब हमने उसे जून में बढ़ाया तो यही लोग, यही सारे के सारी टीम डीसी साहब के पास जाके कंप्लेंट करती है, जी इन्होंने तो आचार संहिता में स्टाफ की तनख्वाह बढ़ा दी, ये है वो, इनको ऑर्डर इशू करो वापस लेने की। तो ना चाहते हुए भी बड़े भारी मन से मुझे वो सैलरी के जो इंक्रीमेंट था वो वापस लेना पड़ा। तो मैं फिर दोबारा इसी टॉपिक पे आता हूँ कि 4 अगस्त को ये एडॉक कमेटी को रिलीव करवाते हैं कि भैया एडॉक कमेटी रिलीव्ड हो गई है। हम 5 अगस्त को ज्वाइंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट देते हैं, जो कि इस इलेक्शन के एट प्रेजेंट आरओ साहब हैं, क्योंकि सारा इलेक्शन उन्हीं के अंडर चल रहा है। तो वो एक लेटर इशू करते हैं। ये लेटर मैं आपके माध्यम से सर इनको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये लाइन पढ़ के बता देंगे कि रिगार्डिंग रिलीविंग मेंबर ऑफ एडॉक कमिटी इज हियर बाय, Regarding relieving members of ad hoc committee is hereby stayed till the completion of election process. कि कोई भी रिलीविंग चुनाव नहीं, प्रक्रिया कंप्लीट होने तक इनका जो रिलीव करने का जो ऑर्डर है, आदेश है, उसे स्टे कर दिया गया। हाँ स्टे कर दिया जाए। अब इसके पीछे भी हमें नहीं पता था कि प्रपंचकार इतने प्रपंच रच सकते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी ना सोचते हुए कि इसमें स्टाफ का क्या नुकसान होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हरीश रावत जी द्वारा चेक साइन करे गए हैं और ये इमेज ये खुद ही डाल रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए कि मनोज शर्मा ने डाल दिए। और इस पे अगर आप डेट देखेंगे तो 8 अगस्त की है। बैंक में एज एन एडॉक कमेटी देयर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर हैं, जिसमें से कि 3 इनएक्टिव हैं, तो 3 बचे। तो कम से कम 3 मेंबर किसी भी एडॉक कमेटी में होने चाहिए थे। 2 साइनिंग अथॉरिटी थी, जयपाल जी और मैं, और एक हरीश। हरीश जी आ नहीं रहे थे, तो स्कूल की फंक्शनिंग सारी मैं और जयपाल जी कर रहे थे। लेकिन इन्हें ऐसी क्या माने मजबूरी आ गई कि जब इनके पास ये ऑर्डर था, इवन कि ये ऑर्डर स्टाफ के पास भी था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास 4 अगस्त का ऑर्डर भी है और 5 अगस्त का भी है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो चाहे प्रिंसिपल हो, इवन कि प्रिंसिपल को मैंने खुद पर्सनली 3-4 बार फोन करके 4 तारीख को 5 तारीख को कि ये आप सैलरी साइन क्यों नहीं करवा रहे, तो उन्होंने किसी भी कारणवश कुछ पेंडेंसी है, कुछ भी है। पर मुझको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया। वो बेचारे हमारे पास कागज लेके नहीं आते हैं। 8 अगस्त को हरीश जी साइन कर रहे हैं। अरे अगर आपको इतनी चिंता है स्टाफ की, इतनी आप मतलब आपका मन भारी हो रहा है कि इनके त्यौहार खतरे में जा रहे हैं, तो जब आपके पास 5 अगस्त का लेटर था जिसमें साफ साफ लिखा था कि भैया एडॉक कमेटी का कोई भी मेंबर रिलीव्ड नहीं होगा जब तक कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तो उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि साइनिंग अथॉरिटी हम 3 हैं। और अगर आपको इतना ही अपने चेक से पे खुद साइन करने थे, तो क्या आपको एक बार भी जरूरत ये नहीं लगी कि आपको मेरे से नहीं करवाते, जयपाल जी से करवा लेते। आज भी अगर आप बैंक जाके इनके लेटर निकाल के देखेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इन्होंने कुछ ना कुछ मन गढ़ंत कहानियां सुना करके बैंक को कंफ्यूज किया। ऑलरेडी बैंक के पास दोनों ऑर्डर थे, तो बैंक ने वही करना था जो उसने करना था। मेरे ख्याल से जहां तक एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। पर जहां तक सौरभ भाई मुझे लगता है कि ये गेम यहीं पे नहीं खत्म होती है। स्टाफ का तो ये रोना रो रहे हैं कि जी स्टाफ की सैलरी। मुझे लगता है ये 18,194 गढ़वाल सभा के मेंबरों को भ्रमित कर रहे हैं। स्टाफ की सैलरी रुक गई। अगर आप सोचिए कि किसी इलेक्शन में फंडिंग नहीं होगी तो क्या वो इलेक्शन पॉसिबल है भाई साहब? आप बताइए, इलेक्शन हो सकता है? नहीं, कैसे होगा? हाँ, तो आज खाते सीज है,
एआरओ आरओ पैसे के लिए डिमांड कर रहे हैं, लखानी धर्मशाला बुक करनी है, बहुत सारे काम है, 500 से 600 लोगों की रिक्रूटमेंट हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग है, खाते सीज है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इनका सिर्फ सैलरी रोकने का ही मकसद नहीं था, ये इलेक्शन को रोकना चाह रहे हैं। खाते सीज हो गए, डीआर कोई ऑर्डर निकाल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं तो सिंपल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर हम में दिक्कत है या हरीश में दिक्कत, भैया एडवोकेट कमेटी को खत्म करो, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाओ, इलेक्शन करो, 17 अगस्त को इलेक्शन है। पर जहां तक मेरी बुद्धि विवेक कहता है, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रुकवाना है, और इसी वजह से इन्होंने खाते सीज करवाए हैं। स्टाफ को तो सिर्फ हवाला दे रहे हैं। आप समझ मेरी बात को, अगर फंड ही नहीं होगा तो इलेक्शन कहां से होगा भाई साहब। और ये सारे मिले हुए हैं इसमें, ये सारे मिले हुए हैं इसमें, सारे मिले हुए हैं। अभी आरोप लग रहे थे कि आपके पिताजी पर भी आरोप लग रहे थे कि कृपाराम शर्मा जी अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं। मैं तो वो पढ़ रहा था, और वो जो बोल रहे हैं वो लोग अरे मैं नाम ही लेके बोलता हूँ ना भाई साहब, ये ओम प्रकाश गौड़ जी हैं जो अपने आप को सो कोल्ड नेता बोलते हैं। उनका कहना है ये है कि मनोज कृपाराम शर्मा जी अपने बेटे का कैरियर बनाना चाहते हैं। सौरभ भाई, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कौन बाप ये नहीं चाहता कि बेटे का कैरियर बने? बताओ बताओ आप बताओ। विश्व का हर बाप ये चाहता है कि बेटे का कैरियर बने। तो अगर मेरे फादर ने चाहा तो क्या बुरा चाहा। लेकिन जहां तक कैरियर के स्टेबल और अनस्टेबिलिटी की बात है, तो जो ये भाई है अपने आप को नेता कह रहा है ना, पिछले 20 साल से प्रयास कर रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी का जो इधर उधर की जो जंपिंग रेल चला रखी है ना, उससे तो भाई को कोई फायदा नहीं हुआ। कभी भाई हमारा कैरियर की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, कभी भाई हमारा होटल खोल रहा है, कभी क्रेशर चला रहा है, कभी प्रॉपर्टी डाल रहा है, तो कभी वीएमसी चला रहा है। तो भैया सबको पता है किसका कैरियर स्टेबल है, किसका कैरियर अनस्टेबल है। हमें मत बताओ। हाँ, हमारे पिताजी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। मैं तो चाहता हूँ जब तक उनका जूता मेरे सर पर है मैं कामयाब होता रहूँ। हाँ, मैं कहता हूँ मेरे पिताजी मेरा कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिवाय ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं है। हम अपने फादर साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे गढ़वाल सभा में 18,194 मेंबरों में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मनोज शर्मा वो व्यक्ति है जो अपने पिताजी, इन्होंने संघर्ष समिति बनाई थी वैसे इनको सब प्रपंचकर्ताओं के खिलाफ। तो आज एक मेरे फादर के अलावा उनकी औलाद, मतलब मैं मनोज शर्मा हूं जो अपने फादर की लड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है आगे, इसलिए मेरे फादर का नाम बीच में घसीट रहे हैं भाई साहब, और कोई कारण ही नहीं है। कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को नौकरी दे देते हैं, तनख्वाह दे देते हैं यहाँ से गढ़वाल सभा से। अरे भाई साहब, इनकी तो खुद की गृहणियां लग रही हैं सालों से। अपने घर क्यों भाई, जिनके घर शीशों के होते हैं ओम प्रकाश गौड़ भाई, वो पत्थर नहीं मारा करते लोगों पे। अपने घर में भी देखो, घर में तुम्हारे घर में घूमते मिल जाएंगे लोग लगे हुए। हमारी तो छोड़ो, हमारा तो कोई भी नहीं लग रहा। और जब लगा होगा तो मेरे ख्याल से कहीं 20 साल पहले लगा होगा, और वो भी 1 साल बाद वो हट गई थी। मेरी सिस्टर थी, मैं आपको आपके माध्यम से सच बोलता हूँ, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था, भाई साहब। तो प्रपंच करता है तो कुछ भी बोलेंगे, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन भाई कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो, कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। तुम बोलोगे तो हम भी बोलेंगे। एक आध दो कमेंट में और पढ़ रहा था, वो लिख रहे थे कि ये तो क्या नाम था उनका, वो कि जी ये तो पैसे को खाने के लिए यहाँ। ओहो, समझ गया। आप अनंतराम डंगवाल जी की बात कर रहे हो। भाई साहब मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास ना फालतू पैसा नहीं है दारू पिलाने के लिए, मुर्गा खिलाने के लिए। आप मेरे जहां भी जितने भी मैंने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं ना, हमारा एकमात्र लक्ष्य है, मैं फिर उत्तराखंडियों से एक बात कहूंगा, जो आपको दारू पिला रहा है, जो आपको रोटी खिला रहा है, भाई साहब जो आपकी सेवा कर रहा है, जो खर्चा कर रहा है, ये याद रखिएगा कि वो जितना भी खर्चा करेगा ना वो यहीं से वसूलेगा। सौरभ भाई, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं खर्च करा। हाँ, 1000, 2000, 5000, 10,000, देखो ये तो बहुत मामूली चीज है, लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं। और जहां तक आप कमेंट की बता रहे हो, उनका नाम है माननीय अनंतराम डंगवाल जी। कोई उनसे जाके पूछे कि उन्हें सभा की चिंता है, उन्हें लोगों के सैलरियों की चिंता है। सर सैलरी कहां से निकलती है आप बताओ? बट नेचुरल है, संस्था के खाते से ही जाएगी ना। और वो संस्था के खाते के अंदर पैसा कहां से आएगा? मैं स्कूल चल रहा है तो फीस से आएगा। फीस से आएगा। तो कोई अनंतराम डंगवाल से ये पूछे कि तूने 2 से 3 बच्चे अपने पढ़ा लिए हैं बीएन पब्लिक स्कूल से, आज भी लाखों रुपए की फीस ड्यू है भाई के खाते में, कोई खाते पैसे मांगने लगा चला जाएगा ना तो गुंडागर्दी करता है। भाटिया साहब तक बीच में घुसा दिए इन्होंने, ग्रांट डिलाइट वाले। ये किसको छोड़ेंगे? इनको यही नहीं पता कि जहां तुम नौकरी कर रहे हो यार, तुम्हारी मतलब ओनर तक बदनाम हो रहे हैं इसमें। अरे अपने आप को दूर रखो। पर वही है कि भैया हम सर, जैसे मैंने कहा ना, गुर्गे नहीं पाल सकता। आपको अगर इतनी चिंता है ना स्टाफ की सैलरी के अनंतराम डंगवाल जी, तो पहले जाकर के अपने बच्चों की ड्यू फीस जमा करो डबुआ की ब्रांचों में और मेन ब्रांच में, और फिर बात करना कि मुझे बहुत चिंता है स्टाफ की सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी मिलती है तुम्हारे जैसे पेरेंट्स जब फीस देते हैं। इन लोगों ने भाई साहब किया गया है,
ये हो गए, या इनके जैसे, ये अकेले पार्टी नहीं है, इसके जैसे और भी हैं जो स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, फीस नहीं दे रहे, तो ये क्यों नहीं उनका थैला उठा के घूमेंगे। मैंने आपको आपके माध्यम से ये भी बताया कि ये लोग तो मेरे खिलाफ मेरे जीवन तक पे प्रपंच कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ आपके माध्यम से, सौरभ भाई पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। पर हम भी तैयार बैठे, मगर देखे क्या करते हैं, ये किस हद तक जाते हैं। जब मैं आज फिर कहना चाहता हूं, इस इलेक्शन में बद्रीनाथ को याद करके पिछले 20 वर्ष, गत वर्ष 20 पीछे वर्षों में देख करके कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारा किया हुआ तो सब कुछ जीरो है। हम तो दुनिया के सबसे नालायक आदमी हम मान रहे हैं, लेकिन जब आप बद्री विशाल को याद करोगे ना, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि आप निर्णय कर पाओगे। आप जब देवभूमि जाते हो तो वहां लिखा होता है उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है। भाई साहब पिछले 20 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करा। जनरल हाउस की मीटिंग होती थी, बिठा देते थे दारू पिला करके लोगों को धमकाने डराने के लिए। स्टेज से एक बंदा बोलता था हाँ भाई सब मंजूर है, वो सारे लड़के चिल्लाते थे हाँ मंजूर है। कोई ना मंजूरी बोलता था, उसकी गर्दन पकड़ने के लिए टीम बिठा रखी होती थी। तो जो ये इस तरीके की, क्या चलेगा स्कूल, क्या चलेगी सभा। मैं अपने सारे युवा साथियों से इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्ती यारी छोड़ के, परिवारवाद छोड़ के, जातिवाद छोड़ के एक बार उत्तराखंड के बारे में और एक बार बद्रीनाथ विशाल के बारे में सोच करके फैसला लें। और आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन सकते हैं, मनोज शर्मा हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गढ़वाल सभा है, जो लगातार इतने विवादों में है, जिसके 2-2, 3-3 पदाधिकारी जेल यात्रा कर लेते हैं, देव सिंह गोसाई जी हाँ, तो कई महीने 5 महीने रह के आए भाई साहब। पर देखो ऐसा होता है ना, देखो 5 महीने बाद भी अगले नामांकन भर रहे हैं। मतलब देखो भाई साहब, ये जो भी लक्षण है ना, मैं देखो किसी के पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान देख, लोगों ने तो सर मोदी जी जैसे को नहीं छोड़ा। तो अगर ये मेरे पे आज ये इल्जाम लगाते कि मैं पैसा खा गया, या मेरे पिताजी पे इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी के नाम पे, तो जब उनकी शादी हो रखी थी उनकी बीवी तक को घसीट दिया था लोगों ने, उनके परिवार तक। तो ये देश है सर, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको इस चुनाव की और ऐसी ही चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।